दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बीते वर्ष और बीते महीने की उथल-पुथल के बाद लोहा बाजार ने अंततः अपनी मंजिल पा ली लगती है। आपको याद होगा कि हमने पिछले एपिसोड में, जो कि एपिसोड नंबर 8 था, उसमें कहा था कि भारतीय लोहे का रेट करीब-करीब अंतर्राष्ट्रीय स्तर को छू चुका है और अगर स्टील कंपनियां अभी भी रेट बढ़ाने की कोशिश करती हैं, तो यह स्टील यूजिंग इंडस्ट्री के लिए घातक सिद्ध होगा। लेकिन लालच की सीमा भला कहाँ होती है? जनवरी के पहले हफ्ते में ही कंपनीज ने 3 रुपए तक रेट फिर बढ़ा दिए और जिसका डर था वही हुआ। रबर बैंड खिंचते खिंचते आखिर टूट ही गया। जनवरी की शुरुआत में ही लोहे का रेट अपने ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर जा पहुंचा, लेकिन बाजार ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। शुरुआत मामूली गिरावट से हुई, लेकिन उस मामूली गिरावट से ऐसा पैनिक क्रिएट हुआ कि देखते ही देखते अगले 15 दिन में लोकल मंडियों में रेट 5 रुपए तक लुढ़क गया। डिमांड इतनी कम भी नहीं थी जितना कि रेट कम हो गया। दोस्तों, ये लोकल मंडियों का भी अपना एक मैकेनिज्म होता है, या फिर ये कहें कि मैकेनिज्म होता ही नहीं है। ये हर बार एक्चुअल डिमांड सप्लाई के हिसाब से नहीं चलती। ये कई बार सेंटिमेंट्स के बेस पर चलती हैं। कहीं थोड़ा सा भी रेट कम हुआ तो खरीदार अपनी परचेज डेफर करने लगता है, और जैसे ही खरीदारी में गिरावट दर्ज होती है, सेलर पैनिक कर जाता है और अपने स्टॉक क्लियर करने के लिए रेट और गिरा देता है। इस तरह रेट स्पाइरल डाउन करने लग जाता है, जबकि एक्चुअल डिमांड कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई होती। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो इस तरह से नहीं चलती। वो रेट तय करने के लिए सारे फैक्टर्स कंसिडर करती हैं, जैसे कि एक्चुअल डिमांड, सप्लाई, इंटरनेशनल प्राइसेस, रॉ मटेरियल कॉस्ट वगैरह वगैरह। इसलिए लोकल मंडियों में 5 रुपये तक रेट गिरने के बावजूद कंपनियों ने रेट उतना कम नहीं किया। आरआईए ने अभी सिर्फ 1 से 1.5 रुपये तक ही कम किए हैं, और दूसरी बड़ी कंपनीज ने भी रेट को सिर्फ थोड़ा सा ही करेक्ट किया है, या यूँ कहें कि उन्होंने सिर्फ उतना रेट ही कम किया है जो बाजार में एक्सेप्ट नहीं हो पाया। स्टील कंपनीज की तरफ से रेट में कोई सब्सटेंशियल कटौती न करने की वजह भी समझी जा सकती है। इंटरनेशनल बाजार में लोहे के रेट अभी भी मजबूत हैं। यदि हमारी डोमेस्टिक मार्केट में रेट ज़्यादा गिरते हैं तो कंपनीज फिर एक बार एक्सपोर्ट का दोबारा रुख कर लेंगी। वहीं दूसरी ओर उत्तर भारत में सर्दियां खत्म होने की कगार पर हैं। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में बर्फबारी अब समाप्ति की ओर है। इससे वहां पर कंस्ट्रक्शन के काम में तेजी आएगी, और वैसे भी मार्च से लेकर मई जून तक का जो पीरियड है वो कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छा माना जाता है, और टीएमटी की डिमांड इस दौरान अच्छी रहती है। तो आप इस उम्मीद में मत रहिए कि कंपनीज की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा रिडक्शन मिलने वाला है। लोकल मार्केट में गिरावट के बावजूद पिछले साल के लॉकडाउन से पहले वाला लेवल अब नहीं आने वाला है। रेटों का लेवल अब चेंज हो चुका है, और वो भी शायद हमेशा के लिए। लोकल मार्केट के रेट्स और कंपनीज के रेट्स में जो भी डिफरेंस है, उसकी भरपाई लोकल बाजार खुद ब खुद कर लेगा। एलॉय स्टील में भी 7 रुपये का प्राइस इंक्रीज तय हो चुका है, और एलॉय स्टील के रेट भी अब एक स्टेबल लेवल तक पहुंच गए हैं। अगले 3-4 महीने तक तो इसमें किसी उतार चढ़ाव की संभावना नजर नहीं आती। आइए अब हम नज़र डालते हैं यूनियन बजट 2021 में हुई घोषणाओं पर, और देखते हैं इन घोषणाओं के स्टील इंडस्ट्री के संदर्भ में क्या मायने हैं। सरकार ने स्टील के आयात पर कस्टम ड्यूटी 10 और 12% से घटाकर 7.5% कर दी है। इस कटौती के बाद यदि आप सोच रहे हैं कि स्टील का आयात बढ़ जाएगा या फिर स्टील के रेट कम हो जाएंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। आइए हम एक छोटी सी कैलकुलेशन से समझते हैं कि क्यों इस कटौती से कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। स्टील वालों को इंपोर्ट का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है चीन से, और चीन में इस वक्त स्टील शीट का रेट तकरीबन $680 है। इसमें फ्रेट और रिवाइज्ड कस्टम ड्यूटी और जोड़ लें तो इसका रेट तकरीबन $760 बैठता है, जो कि इंडियन करेंसी में है करीब 55,500 रुपये। भारतीय बाजार में यही स्टील 53,000 से 55,000 रुपये तक में उपलब्ध है। तो कस्टम ड्यूटी कम होने के बावजूद इंपोर्ट होने का चांस तो लगभग न के बराबर है। हमारी स्टील इंडस्ट्री भारी मात्रा में कोयला आयात करती है। बजट में कोयले के आयात पर 1% बेसिक ड्यूटी में कटौती की गई है, लेकिन साथ ही इस पर 1.5% का अतिरिक्त एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस भी लगा दिया गया है। इसके चलते कोयले के लैंडेड प्राइस में भी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। बजट की तीसरी बड़ी खबर रही स्क्रैपेज पॉलिसी को अप्रूवल मिलना। इस पॉलिसी के तहत 20 साल से अधिक पुराने पैसेंजर व्हीकल्स और 15 साल से अधिक पुराने कॉमर्शियल व्हीकल्स को अपनी रोड फिटनेस प्रूव करनी होगी,
जो कि बेहद मुश्किल काम है। फिटनेस प्रूव न होने पर इन्हें स्क्रैप कर दिया जाएगा। आज की तारीख में भारत में ऐसे करीब 6,30,000 वाहन हैं जिन पर स्क्रैपेज पॉलिसी की तलवार लटक रही है। इनमें से आधे भी अगर स्क्रैप कर दिए जाते हैं तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बहुत अच्छा पुश मिलेगा। इससे न सिर्फ स्टील की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन स्टील इंडस्ट्री के लिए स्क्रैप की अवेलेबिलिटी भी बढ़ेगी। बजट में स्क्रैप का आयात शुल्क 2.5% से घटाकर 0 कर दिया गया है। भारत तकरीबन 6.5 लाख टन स्क्रैप सालाना इंपोर्ट करता है। आयात शुल्क शून्य होने से सेकेंडरी स्टील प्रोड्यूसर्स हैं जो स्क्रैप से स्टील बनाते हैं, उनकी लागत में थोड़ी बहुत कमी आएगी। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एक अच्छा फंड एलोकेट होने से भी स्टील मैन्युफैक्चरर्स खुश होंगे। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री को इस बार हाईएस्ट एवर फंड्स एलोकेट हुए हैं। तो कुल मिला के बजट के बाद जहां एक और डिमांड बढ़ने की संभावना है, वहीं स्टील और स्क्रैप की इंपोर्ट ड्यूटी में कमी की वजह से चेक एंड बैलेंस की स्थिति बनी रहेगी और इससे लोहे के रेटों में स्टेबिलिटी आएगी। यह स्टील मैन्युफैक्चरर्स और स्टील कंज्यूमर्स दोनों के लिए अच्छी खबर है। बहुत बहुत धन्यवाद।